स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्मत की लकीर में। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य श्रवण झा आशुतोष जी। नमस्कार। हमारी कोशिश होती है आपकी समस्याओं को सुलझाने की। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है, आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कुछ कह रही है, रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रही है और आप आखिर कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपके ऐसे ही ढेर सारे सवालों का जवाब हम देंगे और बनाएंगे आपके जीवन को बेहतर। तो अगर आपका कोई सवाल है, आपके भविष्य से जुड़ा, आपके करियर से जुड़ा या कोई भी समस्या जिसका समाधान आप चाहते हैं, तो आप हमें फोन या ईमेल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पर सवाल पूछते समय अपना नाम, जन्म का स्थान और जन्म का समय बताना मत भूलिएगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पंडित जी से ये जानते हुए कि दैनिक राशिफल क्या कुछ लेकर आया है आपके लिए आज। चलिए तो सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि मेष राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कहेंगे मेष राशि वालों के लिए आज माता का आशीर्वाद मिलेगा और सुख सामान्य है, सुख में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में किया हुआ निवेश लंबी अवधि में लाभ देगा। वाहन खरीदने का कार्यक्रम बना सकते हैं। विदेश संबंधित कार्यों में अगर आप चाहें तो आपको प्रगति मिलेगी। वहां हम कहेंगे कि आज आपके लिए दिन बहुत ही अनुकूल है। तो मेष राशि के जातकों का दिन आज बहुत ही अनुकूल उनके लिए दिख रहा है, बहुत ही अच्छा उनके लिए दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे काम जो उनके अटके पड़े थे वो आज शायद का पूरे हो जाए। आगे बढ़ते हुए वृष राशि की बात कर लेते हैं। वृष राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है, पंडित जी बता रहे हैं। आज ऊर्जावान रहेंगे आप, वाणी बहुत मधुर होगी, विशिष्ट लोगों से मुलाकात हो सकती है। कर्म पर भरोसा रखने की जरूरत है, भाग्य पर नहीं। हम कहेंगे आज का दिन आपके लिए बहुत ही अनुकूल है, इसका उपयोग करें और लाभ लें। तो वृष राशि के जातकों का दिन भी आज बहुत अच्छा रहने वाला है, इसका उपयोग करने की उन्हें जरूरत है। मिथुन राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है, पंडित जी बता रहे हैं। मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। प्रेम करने वाले जातक के लिए समय अनुकूल है। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में तरक्की के आसार हैं। किसी से मिलने अस्पताल जाना पड़ सकता है। यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है, किसी से मिलने के लिए जाना पड़ सकता है। खुद आपको नहीं जाना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हम कहेंगे दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। मिथुन के बाद अब बारी कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा, क्या कुछ उन्हें करना है, क्या कुछ सावधानियां बरतनी है कि उनका दिन और बेहतर हो जाए, पंडित जी से जानते हैं। स्वाभाविक गुण के अनुरूप मानसिक रूप से शांत रहेंगे। कर्क राशि वाले शांत रहना पसंद करते हैं। हर काम शांति से करेंगे। बच्चों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, देना भी चाहिए। लाभ सामान्य से अधिक हो सकता है, तो हम कहेंगे दिन आपके लिए अनुकूल है। कर्क राशि के जातकों के लिए भी आज का दिन अनुकूल है। सिंह राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है, जानते हैं पंडित जी। आज थकान महसूस करेंगे। सहयोगियों पर निर्भर रहना पसंद करेंगे, खुद आज काम करना पसंद नहीं करेंगे। आज किसी भी प्रकार का निवेश नुकसान दे सकता है, सावधान रहने की जरूरत है। धार्मिक कार्य को करने का मौका मिल सकता है, तो इस मौका को चूकना भी नहीं चाहिए, धार्मिक कार्य करने चाहिए। तो सिंह राशि के जातकों को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। निवेश करने से आज वो बचे। कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं आज, तो आज का दिन कम से कम टाल दीजिए। कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है, पंडित जी बता रहे हैं। धन से संबंधित समस्याओं का समाधान हो सकता है। किसी भी तरह से अगर आप परेशान चल रहे हैं धन को लेकर के, तो आज आपकी परेशानी दूर हो सकती है। विवाह के लिए समय अनुकूल है, तो विवाह की बात कर सकते हैं। आज कोई शुभ संदेश मिल सकता है, तो आज के लिए हम कहना चाहेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। तो कन्या राशि के जातकों का दिन भी आज बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ शुभ संदेश भी उन्हें मिल सकता है, शायद जिसका लंबे समय से इंतजार हो वही संदेश आज मिल जाए। तुला राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहने वाला है, जानते हैं। नौकरी करने वाले लोगों का प्रमोशन हो सकता है या प्रमोशन की चर्चा हो सकती है। पूर्व में बनाई हुई योजनाओं का लाभ मिल सकता है। अगर आप पहले कोई योजना बनाए हैं, उस योजनाओं का फायदा मिलेगा आपको। धन खर्च हो सकता है। कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा।
अर्थात आप जहां भी काम करते हैं, जो भी सहयोगी आपके साथ काम करते हैं, उसका पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। चलिए, तो तुला राशि के जातकों का दिन भी आज अच्छा रहने वाला है। सहयोगियों का भी पूरा सहयोग उन्हें मिलेगा, जो कर्मचारी हैं या जो दोस्त हैं उनसे भी सहयोग पूरा मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहने वाला है, पंडित जी बता रहे हैं। तनाव के बावजूद काम में लगे रहेंगे, होना चाहिए, परिश्रम ही करना चाहिए। विदेश संबंधित कार्यों में रुचि लेंगे। अगर कोई भी काम विदेश से संबंधित है तो रुचि लेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। धन लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप धन लाभ के लिए आज काम करना चाहेंगे तो यहाँ आपको आज निराशा हाथ लगेगी। तो वृश्चिक राशि के जातकों का दिन आज मिला जुला सा रहने वाला है। धन लाभ तो नहीं होगा, लेकिन तनाव के बावजूद आप काम में लगे रहेंगे, ये अच्छी बात है। धनु राशि के जातकों का अब दिन कैसा रहेगा, ये आप जान लेते हैं पंडित जी से। आवेश में आकर काम करना उचित नहीं है। आज ऐसा ही करना चाहेंगे। आज सावधानी बरतने की जरूरत है। लाभ अपेक्षा से अधिक मिलेगा। जब लाभ हमको अपेक्षा से अधिक मिलेगा तो हमको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके सलाह से अन्य लोगों को लाभ मिल सकता है। आज आपके लिए दिन अनुकूल है। तो धनु राशि के जातकों का दिन आज उनके अनुकूल है। आपकी दी हुई सलाह किसी दूसरे को भी मदद कर सकती है, जैसा कि पंडित जी ने बताया। इसके अलावा आज जितना काम करेंगे उससे कहीं ज्यादा आपको आज फायदा हो सकता है। मकर राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहने वाला है, क्या कुछ उन्हें करना है, क्या कुछ सावधानियां उन्हें बरतनी है दिन को बेहतर बनाने के लिए, पंडित जी बता रहे हैं। कहते हैं आमोद प्रमोद में मन लगेगा। इसको कहते हैं प्रेमातुर रहेंगे, जज्बाती भी रहेंगे। विवाह के लिए आप आज बात कर सकते हैं। अगर आज बात करते हैं तो बात बनने की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में सुख मिलेंगे। पति पत्नी आपस में बहुत ही सुखी रहेंगे। चिंता मुक्त समय है, इस समय का आनंद लेना चाहिए। तो मकर राशि के जातकों का दिन आज बहुत ही अच्छा रहने वाला है। परिवार के साथ आप समय बिताएंगे और बहुत अच्छा आज का दिन गुजरेगा। कुंभ राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा, जानते हैं। सिर्फ काम की ही चिंता करेंगे। कार्य क्षेत्र में किया हुआ प्रयास सफल होगा। भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। पिता से भी सहायता मिल सकता है। तो हम कहेंगे सिर्फ काम की ही चिंता करेंगे। कार्य क्षेत्र में किया हुआ प्रयास सफल होगा। भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। पिता से भी सहायता मिल सकता है। तो हम कहेंगे जब भाग्य का साथ है, हर प्रयास सफल हो रहा, पिता का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो इससे अच्छा तो दिन ही नहीं हो सकता। तो कुंभ राशि के जातकों का दिन आज बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में भी जो भी कोशिशें वो कर रहे हैं प्रमोशन पाने की, उसमें भी उन्हें सफलता मिलेगी। भाग्य पूरा पूरा साथ दे रहा है। परिवार से भी पूरा सहयोग आज मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और अब बात करेंगे आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है, पंडित जी बता रहे हैं। जो प्रेम करने वाले युगल हैं उनको कहेंगे विवाह की बात कर सकते हैं। आज अगर विवाह की बात करेंगे तो आपकी बात सार्थक होगी। बच्चे पढ़ाई लिखाई में मन लगाएंगे। आज भाग्य के साथ साथ कर्म का भी फल मिलेगा। अर्थात भाग्य का फल है ही और कर्म का भी फल प्लस होकर मिलेगा। आज निवेश का अच्छा मौका मिल सकता है, तो आज निवेश आप कर सकते हैं। हम कहेंगे आज आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन है। चलिए, तो मीन राशि के जातकों का भी दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर निवेश करने की कहीं सोच रहे हैं तो आज का दिन उपयुक्त है। तो हमने जाना पंडित जी से दैनिक राशिफल आपके लिए क्या कुछ लेकर आया था। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पितृदोष की। कॉलेज की गपशप, कैंपस की हलचल, करियर की बात, जोश, मस्ती और धमाल। यूथ अड्डा सोमवार से शुक्रवार शाम 4:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। आज एंटी करप्शन डे पे मैं अंतरिक्ष मोदी आनंद मोदी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से अपने सारे प्रदेशवासियों से निवेदन करता हूं कि आओ अब सब साथ मिलकर आज के दिन भ्रष्टाचार को इस देश की जड़ों से उखाड़ फेंकने की शपथ लें।
जय राजस्थान, वंदे मातरम। एक बॉल में 4 रन की आवश्यकता है। देखते हैं केकेआर क्या कर पाता है। क्रिकेट और पान विलास सिल्वर ड्यूज, दो चीजें जो रिफ्रेश करें इंडिया को। एक्शन जैक्सन विद आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। शक्ति युक्त, आकर्षित, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, सुदृढ़ शरीर के साथ वजन बढ़ाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन, न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध। अब कहीं भी किसी भी समय आप रहेंगे हमेशा अपडेट, क्योंकि जी मरुधरा है आपके पास। जुड़िए हमारे साथ फेसबुक पर facebook.com/pages/जी मरुधरा और ट्विटर पर twitter.com/Z_मरुधरा और यूट्यूब में youtube.com/user/जी राजस्थान या हमारी वेबसाइट पर zmarudhara.com के जरिए। जी मरुधरा, हर पल आपके साथ। 17 अगस्त 2012 जी मीडिया ने किया कोयला घोटाले का पर्दाफाश। 24 सितंबर 2014 सुप्रीम कोर्ट ने जी मीडिया की खबर पर लगाई मुहर, किया 214 कोल ब्लॉक आवंटन रद्द। धमकी और दबाव के बावजूद अडिग रहा जी मीडिया, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं। जी मीडिया, देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क। खबर का कोई वक्त नहीं होता, खबरें कभी पता कर नहीं आती। कई बार खबर तभी पाँव आती है तो कभी खबर को ढूंढ कर निकालना पड़ता है। मरुधरा पढ़ें रोज रात 8 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले पंडित जी ने आपको बताया आपका दैनिक राशिफल, और अब पंडित जी से हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में। बहुत सारे दर्शक हमारे ऐसे पंडित जी जो कि जानना चाहते हैं कि आखिर ये पितृदोष होता क्या है, क्योंकि अक्सर कुंडली लेकर जब वो पंडित जी के पास पहुंचते हैं तो पंडित जी यही बता देते हैं कि पितृदोष है और इससे नुकसान काफी होने वाला है। सबसे पहले तो कहेंगे कि ये पितृदोष जैसा शब्द ही नहीं होना चाहिए था। हमारे शास्त्रों में पितृशाप लिखा गया है, मातृशाप लिखा गया है, भ्रातृशाप इत्यादि ऐसी चर्चाएं हैं, लेकिन पितृदोष करके कोई चर्चा नहीं है। फिर भी लोग अगर इसी को बोलते हैं, चलिए पितृशाप को ही पितृदोष मानते हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन इससे डरने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि पितृदोष बड़े मुश्किल से बनता है। ठीक है, उसके 11 कारण हैं बनने के, लेकिन हम कहेंगे बड़े मुश्किल से होता है। लेकिन आज के युग में आज के ज्योतिष लोग सिर्फ दोष को ही काउंट करना चाहते हैं, योग को भूल चुके हैं कि कोई योग भी होता है, सिर्फ दोष होता है। ये इस बातों के ऊपर बहुत ज्यादा ताकत लगाते हैं, नहीं जानते कि ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि पितृदोष होता कैसे है और इसको कितना मानना चाहिए। तो हम कहेंगे पितृदोष 5वें स्थान से ही देखा जाता है। हम कहते हैं 5वां स्थान पूर्वार्जित कर्मों का स्थान है, तो पितृ हमारे पूर्व हैं, हमसे पहले हुए हैं, तो हम कहते हैं 5वें स्थान से ही हम पितृदोष को देखते हैं। अलग अलग हम भाव की बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ अगर हम पितृदोष की बात करेंगे तो सिर्फ 5वां स्थान देखेंगे और सूर्य को देखेंगे, क्योंकि हम कहें कि हम पितृशाप बोलेंगे इसको, तो पितृशाप के लिए हम 5वां स्थान और सूर्य को ही देखना चाहेंगे। अगर ये पीड़ित हैं या किस तरह से हैं, तो हम इसको एक श्लोक में बताना चाहते हैं। पुत्र स्थान धीपे भानो त्रिकोणे पाप संजुते क्रूरांते पाप दृष्टे पितृशापात सुतक क्षयः। कहते हैं लग्ने से दुर्बले पुत्रे पुत्रेषु भानु संजुते पितृ स्थान दीपो भूमो पुत्रे सेन समन्वितः। सूर्य पंचमेश होकर पापी ग्रह के साथ त्रिकोण में,
या पाप ग्रहों के मध्य हो अर्थात पाप कर्तरी में हो, या पापी अर्थात अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि पितृदोष लगता है। दूसरा कॉम्बिनेशन बताएंगे, दशमेश पंचम में, पंचमेश दशम में, क्योंकि हम आपको बताएं नवम से भी देखते हैं पिता को और दशम से भी, तो यहाँ दशमेश और नवमेश पंचमेश ये आपस में एक दूसरे भाव में हो और पंचम भाव में पाप ग्रह भी हो, तो ऐसा अगर योग बनता है, लग्न मेरा कमजोर भी हो, तो हम कहते हैं कि पितृदोष बनता है। तो हम यहाँ दशमेश पंचम सूर्य यही कहते हैं। अब एक श्लोक और कहना चाहेंगे, बहुत यहाँ पे हम 11 श्लोकों की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम आपको 3 श्लोक में ही समझाना चाहेंगे। कहते हैं रोगे से पुत्र भाव स्थे, रोगे से का मतलब होता है छठा भाव, पितृ स्थान धीपे रिपो कारके राहु संयुक्ते पितृ शापात सुतक क्षय। हम यही कहना चाहते हैं कि हम यहाँ राहु संयुते इसलिए कह रहे हैं कि लोग राहु के साथ अगर सूर्य हो गया तो लोग पितृदोष बता देते हैं, राहु के साथ कारक ग्रह गुरु हो गया तो लोग पितृदोष बता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब आप सुनिए कैसे होता है। छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में अर्थात रोगे से कहाँ हो, पंचम में हो, और कारक ग्रह गुरु के साथ हो, कारक ग्रह मतलब गुरु के साथ राहु, कारक ग्रह के साथ कौन हो, राहु हो। तो अगर कारक ग्रह गुरु है पांचवें का, उसके साथ राहु और षष्ठेश जिसको अशुभ और दुख स्थान दोनों बोलते हैं, वो पंचम में गया हो, तब हम कहेंगे कि पितृदोष होता है। तो पितृदोष को हमको समझने के लिए एक दिन नहीं 2-3 दिन चर्चा करनी होगी, और 2-3 दिन में भी ये समाप्त नहीं होना। हमने कहा हम 11 श्लोकों की बात करते, लेकिन समयाभाव में हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि पितृदोष का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत आसानी से नहीं होता, और राहु के साथ अगर कोई ग्रह युक्त हो जाए तो पितृदोष नहीं होता या पितृशाप नहीं लगता। इस चीज को मानना चाहिए आपको। अगर कोई ये कहते हैं कि राहु के साथ गुरु हो गया, तो हम पीछे भी बताए हैं कि लोग गुरु चांडाल बोल देते हैं, तो ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। क्या पंचवें स्थान में छठे का स्वामी गया है क्या पंचमेश और दशम का परिवर्तन है क्या? अच्छा, इस परिवर्तन को योग भी बोलते हैं, एक्सचेंज राजयोग ऐसा भी बोलते हैं लोग। तो एक जगह राजयोग और एक जगह पितृदोष नहीं। यहाँ कहते हैं क्या अगर पांचवें का स्वामी दशम और दसवें का स्वामी पंचम में है और वो कमजोर है और लग्नेश कमजोर है, क्या इतने चीज मिल जाते हैं आपके पत्रिका में? अगर इतने चीज मिल जाते हैं तो पितृशाप समझना चाहिए, और नहीं मिलते हैं सिर्फ राहु के साथ हो जाने से सूर्य को या राहु के साथ गुरु को साथ हो जाने से पितृदोष नहीं लगता। हमने बताया कि पितृशाप के लिए कारक ग्रह गुरु, सूर्य और पांचवा स्थान। वैसे हम मातृशाप भी बताएंगे, आगे भ्रातृशाप भी बताएंगे, लेकिन सबके लिए स्थान पांचवा ही बताएंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि पांचवा स्थान ही हमारे पूर्वार्जित कर्मों का स्थान है, और जो भी हमारे अगर पूर्वजों से हमको अगर कोई शाप प्राप्त हुआ है तो उसको पांचवें स्थान से ही देखेंगे, अन्यत्र किसी से नहीं देखेंगे। इसीलिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपके जो ज्योतिष हैं वो बताते क्या है, किस तरह से बता रहे हैं। ये सिर्फ तो नहीं कह रहे हैं कि सूर्य के साथ राहु है तो पितृदोष हो गया, गुरु के साथ राहु है तो गुरु दोष हो गया। ऐसा अगर बोल रहे हैं तो उनसे पूछिए पितृशाप और पितृदोष में क्या अंतर है। हो सकता है कि आपको वो समझाने में कामयाब हो जाए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। हम हमेशा यही बताते हैं कि आपको ज्योतिष जानने की जरूरत है, ज्योतिषियों को जानने की जरूरत नहीं है। आपको कौन लाभ दे सकता है, कौन आपका मार्गदर्शन कर सकता है, इसको समझिए और फिर आप किसी से भी उपाय पूछिए। अच्छा पंडित जी, जैसे कि आपने बताया कि पितृदोष के लिए कुंडली में क्या क्या स्थितियां बनती है, तब हम उसे पितृदोष कहेंगे या पितृश्राप कहेंगे। इसके लिए उपाय क्या कुछ होते हैं, और क्या स्त्री जातक और पुरुष जातक दोनों के लिए अलग अलग उपाय होते हैं? बिल्कुल सामान्य उपाय भी होते हैं, और ये जो हम उपाय आपको बताते हैं ये विशेष रूप से जो शास्त्रों में दिया हुआ है। तो अगर जातक पुरुष हो तो अनगिनत ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हमारे यहाँ कहा जाता है वृक्षोषर श्राद्ध, अर्थात जहां आप देखते होंगे साढ़ को
त्रिशूल का निशान, मतलब त्रिशूल को आग में तपा करके उसको जलाया जाता है और उसके जितने रोए जल गए उतने ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। चलिए, इतना संभव नहीं है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि 100 या 10,000, तो 100 ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। ये बड़ी बात नहीं है, आप सक्षम है, सामर्थ्य है तो करा सकते हैं। और स्त्री जातक के लिए बताया गया है कि गौ का दान करना चाहिए, अर्थात गाय का दान कर देने से ही उसको ये पितृ शाप से मुक्ति मिलती है। अन्य जितने भी उपाय आपको बताए जाते हैं, अब उसको मानने की जरूरत है या नहीं है ये आप खुद समझ सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, यहाँ पे श्राप लगा है तो हमको अपने पितृदोष के मंत्र भी होते हैं, लेकिन उन मंत्रों को हम कहेंगे कि जपने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अगर ब्राह्मण को भोजन करा देते हैं, सामर्थ्य जितना है उतने ही ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए। और स्त्री जातक के लिए कहेंगे कि अगर सामर्थ्य हो तो गौ का दान कर लीजिए। अगर ये दोनों में से कुछ संभव नहीं है तो सिर्फ सूर्य का मंत्र का जप कर लीजिए। हम कहेंगे निश्चित रूप से आपको पितृ शाप से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में कोई ऐसी अशुभ बातें नहीं होंगी। अब कहेंगे पितृ शाप से दोष क्या क्या लग जाता है, तो 5वें स्थान को संबोधित करता है। हम पहले संतान जप के विषय में जब बताए थे तो हम कहे थे कि संतान में अगर गुरु का या हमारे पितरों का, हमारे कुल देवी देवताओं का अगर आशीष का अभाव हो जाए तो संतान में प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर संतान में बहुत बाधा आ रही हो तो एक बार जरूर चेक कराना चाहिए कि कहीं पितृ शाप लगा हुआ तो नहीं है, कहीं मातृ शाप लगा हुआ तो नहीं है। तो अब यहाँ अलग अलग शाप के लिए अलग अलग उपाय बताएंगे हम आपको, लेकिन जो शास्त्रों में है हम वही बताना चाहेंगे। तो यहाँ हम फिर से बताना चाहेंगे कि पुरुष जातक ब्राह्मणों को भोजन कराएं, जितना अधिक से अधिक करा सकते हैं। कम से कम 100 ब्राह्मण लिखे गए हैं हमारे शास्त्रों में। और स्त्री जातक के लिए संभव हो तो गौ दान करें, अगर नहीं संभव हो तो अपने पितृ शाप से मुक्ति के लिए पितृ मंत्र को भी नहीं कर सकते हो तो सूर्य के मंत्र का जप कर लीजिए। निश्चित रूप से आप पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे। चलिए, तो पंडित जी ने आप सभी दर्शकों को बताया कि पितृदोष का या पितृश्राप का क्या अर्थ होता है, क्या महत्व होता है, ज्योतिष में इसके बारे में क्या कुछ बताया गया है और इसके प्रभावों से बचने के लिए क्या कुछ उपाय हो सकते हैं, वो भी पंडित जी ने आपको बताया। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। मरुधरा की पहली खबर, हर इलाके पर हमारी नजर, क्या क्या होगा आज, खबरों का नया अंदाज, खम्मा घड़ी राजस्थान, रोज सुबह 6 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। हौले हौले से केसर की बारिशें, विमल में है कश्मीरी केसर, जिसके स्वाद में डूब रहे हैं सब। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। अब जल्द ही हम अपने खेतों पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री जन धन योजना से सरकार द्वारा मिली हुई छूटों का सीधा फायदा जो मिला, बचत का मौका, जमा पैसे पर ब्याज और 1 लाख का बीमा भी मिला। मैंने तो सिर्फ एक खाता खुलवाया है, तो आप भी आज ही जाकर खाता खुलवाएं और इस योजना का लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। प्रदेश की हर खबर, चप्पे चप्पे पर नजर, खबरें लगातार, तेज रफ्तार, बिना रुके बिना थके। मरुधरा एक्सप्रेस, जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले
पंडित जी ने आपको बताया पितृदोष के बारे में, जिसे पितृश्राप कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, ऐसा पंडित जी का कहना था। ये भी बताया कि ज्योतिष में इसका क्या कुछ महत्व है, किस तरह के इसके दुष्परिणाम होते हैं, किन पर असर डालता है पितृदोष, और साथ साथ इसके उपाय क्या कुछ हो सकते हैं। और अब बात करेंगे हमारे खास सेगमेंट की, जिससे हमारी कोशिश होती है अंधविश्वास को दूर करने की। एक ऐसा ही प्रचलित और बहुत ज्यादा कुछ लोग मेरी जानकारी में है जो इसको बहुत ज्यादा मानते हैं, तो पंडित जी के जरिए मैं उन लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या ये सच है और इसे माना जाए। पंडित जी कहते हैं कि आपका जो घर है उसके मुख्य द्वार पर अगर सुबह सुबह आप सिंदूर छिड़कते हैं दोनों तरफ, तो लक्ष्मी घर में आएगी, ये मानकर चलते हैं लोग। देखिए, अगर मुख्य द्वार पे सिंदूर छिड़केंगे तो वहां आपके पांव तो लगने हैं, और हम कहते हैं ये हमारे सौभाग्य की निशानी होती है, इस पे पांव नहीं लगना चाहिए। या तो ये सौभाग्य की निशानी है, इस पे पांव नहीं लगना चाहिए, या तो इसको अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ गिरा दें, आपके घर में लक्ष्मी आ जाएगी। दोनों में से आप किसको मानेंगे? हम इसकी चर्चा करते रहते हैं कि हम जैसे ज्योतिष इस अंधविश्वास को तो जरूर हम कहेंगे कि हमारा दोष है, यहाँ हम ऐसे टोटके बताते हैं लोगों को। तो सबसे पहले तो इससे बचने की जरूरत है कि क्या ये टोटका नहीं तो और क्या है। हम कहते हैं लाल किताब, काली किताब, ऐसे किताब हैं हमारे यहाँ, और उसमें बहुत कुछ अच्छी बातें भी हैं, लेकिन अब वो लाल किताब अब रेड एस्ट्रो हो गया है। अब वो भी ज्योतिष ही बताएंगे तो ज्योतिष बताएं, लेकिन उसमें ज्योतिष के अलावा सिर्फ उपाय ही लिखे हैं। हम भी उसको मान सकते थे, लेकिन हम उस दिन से मानना छोड़ दिए हैं जिस दिन से लिखा गया है कि गुरु नीच का हो जाए तो मंदिर नहीं जाना चाहिए, पूजा नहीं करना चाहिए। मंदिर में हर लोगों को पूजा करना चाहिए। तो हम यही कहेंगे कि ऐसे टोटके से बचने की जरूरत है। अगर आप उसको सौभाग्य की निशानी मानते हैं तो पैर लगने से ही लक्ष्मी विदा हो जाएगी, और अगर आप सोचते हैं कि हमको सिंदूर गिरा देने मात्र से लक्ष्मी आ रही है, तो ये गलतफहमी है आपकी, और ये अंधविश्वास है। ऐसे टोटके लोग करते रहते हैं, उससे उनको कुछ प्राप्ति नहीं होती। हम ये कहेंगे वो मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं जो ऐसे टोटके करते हैं। अगर आप करते हैं तो आपको भी इससे बचने की जरूरत है। हम यही कहेंगे ये 100% हम जैसे ज्योतिषियों के द्वारा फैलाया हुआ अंधविश्वास है, और इसको मानने की जरूरत नहीं है। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी। इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा, और इस उम्मीद के साथ भी कि आपका आने वाला दिन आज से भी बेहतर होगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।